Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक पढ़ने वाला है, वो है कंसेंट। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका ओवरव्यू लिया था कि बेसिकली कंसेंट जो है वो पूरी फ्री विल के साथ होना चाहिए, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो डिसीजन लिया जा रहा हो। तो डिसीजन जो है वो पूरी फ्री विल के साथ होना चाहिए। अब इसको जो है ना वो हम पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम पढ़ रहे होंगे कंसेंट पढ़ रहे होंगे, फिर कोर्जन पढ़ रहे होंगे और अनडू इन्फ्लुएंस पढ़ रहे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से कंसेंट की। Two persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। अब भाई देखें, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे दो चीजें आ गई डेफिनेशन में। इसमें अगर हम गौर करें तो इसमें दो डिफरेंट बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं कि एक तो ये है कि वो एक चीज के ऊपर राजी हो, सही है, वो क्या हो, वो एक चीज के ऊपर राजी हो, और क्या हो कि उनकी सेंस भी सेम हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो एक चीज के ऊपर एग्री हो रहे हो लेकिन जो है उनकी जो सेंस है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आप और आपका एक दोस्त है, ठीक है। अब आप जो है ना एक गाड़ी ले रहे हो, सही है, आप गाड़ी ले रहे हो, सही है। अब क्या हुआ है कि आपके दोस्त ने आपके साथ जाके कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले, फॉर एग्जांपल 3-4 दिन पहले नए टायर्स खरीदे हैं अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन उसने अभी लगवाए नहीं थे। और आपका दोस्त आपको कहता है कि यार मैं जो है ना गाड़ी सेल कर रहा हूँ, और जो है ना मैं फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ 10 लाख रुपए की, मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, मैं 5 लाख की गाड़ी सेल कर रहा हूँ। 5 लाख ले लें, 10 लाख ले लें, 10 लाख ले लेते हैं भाई, 10 लाख की मैं गाड़ी ये सेल कर रहा हूँ। अब आपने क्या एज्यूम किया हुआ है, आपने क्या एज्यूम किया है कि भाई वो जो गाड़ी है उसके अंदर टायर्स कौन से होंगे, वो जो अभी आप 2-4 दिन पहले अपने दोस्त के साथ खरीद के हैं गाड़ी के लिए, वो वाले न्यू टायर्स होंगे। लेकिन वो जो बेच रहा है, वो बेच रहा है उसके लिए, वो उसके ऊपर गाड़ी बेच रहा है पुराने टायर्स के ऊपर, उसने जो रखे हैं उसने इसलिए रख लिए भाई जो न्यू गाड़ी लेगा वो उसके अंदर टायर्स लगवा लेगा, उसके लिए उसने रख लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आप मान जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं गाड़ी खरीदूंगा। अब आप दोनों एग्री तो कर गए लेकिन आप लोगों की सेंस डिफरेंट है। क्यों? अब वो किस, उसकी क्या है, उसका क्या पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई वो जो गाड़ी बेच रहा है वो बेच रहा है पुराने टायर्स पर, और आप ये समझ रहे हैं कि आपको गाड़ी मिल रही है नए टायर्स के साथ। वो कह रहे हैं फिर, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक चीज के ऊपर एग्री पे हो और उनके पीछे जो सेंस हो वो भी सेम होनी चाहिए। ये चीज कह रहे हैं कि जैसे भी हमने देखा हमारी एग्जांपल में डिफरेंस आ रहा है, इस तरह का कोई भी डिफरेंस ना हो। ठीक है जी। Thus, the analysis of the above definition reveals that both the parties must be at the same frequency of mind at the time of entering into a contract, that is consensus ad idem। अच्छा जी, ये जो है ना ये आपका एक लैटिन वर्ड है। बेसिकली इसका पर्पस, इसका मतलब यही है कि जो है ना, जो एक तो आप जो है ना वर्डिंग की जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और एक होता है माइंड का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइंड की मीटिंग। वो कह रहे हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके वो भी मतलब बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, उस एग्जांपल में डिफरेंट थी, तो इस तरह कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए चीजें, और डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अगर हम आगे चले, अब अगली जो हमारे पास चीज है वो है इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ कि भाई अगर कंसेंट नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज दैट द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब फॉर एग्जांपल उसने, आपने जो है ना उसने आपके सामने गाड़ी का है, आपका दोस्त कह रहा है मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, आपने जब कह दिया
कि नहीं यार मैं ये गाड़ी नहीं लेना चाह रहा है, यहाँ मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई और गाड़ी लेना चाह रहा हूँ। तो क्या हो गया, आपने उसकी चीज पर राजी ही नहीं हुए, जो उसने ऑफर दिया आप उसके ऊपर राजी नहीं हुए। जब एक चीज पे आप राजी नहीं हो तो कोई एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं, वो एग्रीमेंट होगा ही नहीं, तो वैलिड ही नहीं है वो एग्रीमेंट। और जो है, जो चीज वैलिड ही नहीं होती वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं होती। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, Azam has one Alto and one Corey. He wants to sell Corey. Babar does not know that Azam has two cars. Babar offers to buy Azam's Alto for rupees 4 lakh. Azam accepts the offer thinking it to be an offer for his Corey. Here there is no identity of minds in respect of the subject matter. Hence there is no consent at all. Hence there is no agreement. अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप किसी और चीज के लिए राजी हो रहे हैं, सामने वाला किसी और चीज के लिए राजी हो रहा है, तो आप दोनों सेम चीजों के लिए राजी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे ना। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है कंसेंट की, कि सेम चीज के ऊपर, कि हम सेम सेम थिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है two persons are said to be consent when they agree upon the same thing। अब यहाँ पे सेम थिंग आ रही है या नहीं आ रही? यहाँ पे डिफरेंट हो गई ना। तो जब भी डिफरेंट होगी तो क्या हो जाएगा, जब भी चीज डिफरेंट हो जाएगी, आपका जो है ना, एक सामने वाला ऑफर कुछ और दे रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो, एट द एंड आपको पता चल रहा है कि आप दोनों अलग अलग चीज पर राजी हो गए थे, तो वो कोई कंसेंट माना जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल कंसेंट नहीं माना जाएगा। और जब कंसेंट ही नहीं है, जब कंसेंट ही नहीं है, आप कुछ और समझ रहे थे, सामने वाला कुछ और समझ रहा था, और जो है ना ये आपको बाद में पता चल रहा है कि वो कुछ और समझा और आप कुछ और समझे हैं, तो जिस वो जो पहले आपने बातचीत की है उसका मतलब आप कंसेंट पे नहीं थे, तो वो चीज़ वैलिड एग्रीमेंट है ही नहीं, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है। अच्छा जी, फ्री कंसेंट जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे बात की कि भाई हमारी ये जो चीज़ है वो बेसिकली बात ये है कि फ्री कंसेंट के ऊपर हमारा ये टॉपिक है कि भाई कंसेंट क्या है, वो फ्री होना चाहिए। तो पहले उन्होंने बता दी कि कंसेंट होता क्या है। When two persons agree upon the same thing in the same sense, ये हमारा कंसेंट हो गया। अब वो कह रहे हैं कंसेंट तो आपने समझ लिया, अब कहाँ पे आएंगे, अब आप आएंगे फ्री कंसेंट पे, कि भाई कंसेंट फ्री कैसे होता है, भाई प्रॉपर कंसेंट क्या होता है। The consent is said to be free when it is not caused by coercion or undue influence or fraud or misrepresentation or mistake। अब ये जो 5 चीजें हैं हम इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। या आगे चल के हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। वैसे ही मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, शॉर्टली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब। अच्छा जी, अब इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, अब वो कह रहे हैं इन केस ये पांचों चीजें जो है ना ये इन्वॉल्व है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंसेंट की बात कर रहे हैं, वो फ्री तब होगा जब वो कंसेंट इन इन पांचों चीजों के अलावा होगा। मतलब उस कंसेंट में पांचों चीजें नहीं होगी। अगर कोई भी कंसेंट है उसमें ये 5 में से एक भी चीज है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्री कंसेंट नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं कि इन केस आपका कोई भी कंसेंट है, सही है, उसके अंदर ये पांचों चीजें पाई जाती हैं, पांचों में से कोई भी एक चीज पाई जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। The effect of absence of free consent is that the contract becomes voidable except in case of mistake, when the contract may be void or valid depending upon the nature of the mistake। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो एब्सेंस होती है, जब फ्री कंसेंट नहीं होता, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वो वॉइडेबल बन जाता है, सही है, वो वॉइडेबल बन जाता है। ये हमने देखा हुआ है कि कुछ में वॉइड होता है, कुछ में वॉइडेबल होता है। तो ये हम पहले देख के आए थोड़ा सा ना इसको, तो वो अगर आपने इसको दोबारा, मतलब अगर आपने नहीं देखा हुआ, अगर आपने देखना है तो मैंने नीचे जो है ना प्लेलिस्ट दी हुई है लॉ की ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे जो पहला लेक्चर होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर ये चीज है, पहला या दूसरा लेक्चर होगा उसमें ये चीज है, आप देख सकते हैं वहां पे। अच्छा जी, The effect of absence of the free consent is the, अच्छा अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वॉइडेबल बन जाता है एक्सेप्ट कुछ केस हैं। अब एक्सेप्ट केस क्या है कि मिस्टेक हो गई, कोई क्या है कि कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है किसी भी वजह से, जैसे राइटिंग में कोई गलती हो गई है या वैसे कोई गलती हो गई है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो कह रहे हैं क्या हो गया
अब उस मिस्टेक, ये जो लास्ट वाली चीज है, ये जो लास्ट वाली चीज है, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले में तो वॉइडेबल आ जाएगा, वॉइडेबल वाली कहानी आ जाएगी, लेकिन जो आपका नीचे वाली कहानी है, जो मिस्टेक वाली है, वहां पे वो ये कह रहे हैं कि उस मिस्टेक की वजह से या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है या वैलिड हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मिस्टेक पर। जैसे हमने मैं आपको एक चीज याद करवाता हूँ, हमने एक चीज पढ़ी थी कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर आपने उनको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको आप मतलब वो वैलिड हैं, लेकिन अगर आपने उनको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना है तो आपको उनको रिटर्न कंडीशन में लाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक आपने जो है ना वो नहीं लिखा हुआ, उसे क्या कहते हैं, आपने मिस्टेक कर दी, आपने उसको लिखा नहीं हो, वो एक मिस्टेक हो गई ना आपकी। अब वो मिस्टेक की वजह से वो क्या हो सकता है, वो जो है वॉइड हो सकता है। ठीक है जी। अब इसी वजह से मतलब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो इसी वजह से वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मिस्टेक पर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, अ विडो वाज थ्रेटन्ड टू अडॉप्ट अ बॉय, अदरवाइज हर हस्बैंड्स डेड बॉडी वुड नॉट बी अलाउड टू बी रिमूव्ड for cremation. The widow adopted the boy but later applied for cancellation of adoption, held that the adoption agreement was voidable at the option of the widow as her consent was not free and was caused by coercion. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने ये वॉइडेबल वाली कहानी, मैंने आपको कहा था ना वॉइडेबल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोबारा एक तरह से रिपीट करना है। अच्छा, वॉइडेबल मैं अब बता देता हूँ कि वॉइडेबल का ये मतलब होता है कि वो जिसके ऊपर जोर जबरदस्ती हुई है ना, जिसका कंसेंट लिया गया है, मतलब वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था, उसका कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया गया है, फ्रॉड से लिया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है, अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है, कॉर्डियन यूज किया गया है, तो कुछ भी यूज किया गया है, तो क्या है कि अगर इस तरह से उसका जो है ना या मिस्टेक के थ्रू लिया गया है, तो क्या है कि अब यहाँ पे जिसका कंसेंट इस इन किसी भी मीन से लिया गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है, कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाह रहा है या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रहा है। अब जैसे इस केस में क्या है कि भाई वो एक जो है ना विडो है, अब उससे जबरदस्ती कहा कि भाई उसको जबरदस्ती एक तरीके से एक इन्फ्लुएंस यूज किया गया, उससे जो है ना कोर्जन यूज किया गया, क्या किया गया कि भाई उसे कहा गया कि अगर तुम बॉडी लेना चाहती हो अपने हस्बैंड की, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है ना ये बच्चा अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब उसे अपने हस्बैंड की लाजमी बात है बॉडी चाहिए थी, तो उसने क्या किया, उसने उस टाइम उनकी बात मान ली, लेकिन बाद में जाके ये चीज चैलेंज कर दी कि भाई ये जो है ना मैं अडॉप्शन नहीं रखना चाह रही, ये मेरे साथ इस तरह जोर जबरदस्ती की गई थी, तो उस टाइम मेरे लिए मजबूरी थी उस चीज पर राजी होना, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रही, तो वो ये काम कर सकती है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया कोर्जन। कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, और अनलॉफुल रिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डेथ, टू थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड, जो इन्होंने इसका क्रक्स बताया, इस डेफिनेशन का नीचे भी बताया हुआ है ये चीज, कि भाई आपने प्रेशर डालना है, सही है, आपने किसी से प्रेशर डाल के, सही है, या थ्रेट करवा के आपने क्या करना है, आपने थ्रेट दे के या प्रेशर डाल के आपने किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई एक घर का कॉन्ट्रैक्ट था, सही है, अब आप जो है ना दो तीन बिल्डर्स थे वहां पे, जो है ना बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कह लेते हैं, अब दो तीन वहां पे जो थे, सही है, अब बिल्डर्स से जो वो बनाना चाह रहे थे, अब एक जो है ना उनमें थोड़ा सा वो गुंडा टाइप था, वो गया, उसने जाके मालिक को कहा कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा है भाई, अगर तुम सीधे तरीके से दोगे, नहीं तो मैं जो है ना यहाँ पे जो है ना तुम्हारा बेटा उठा के ले जाऊंगा, या तुम्हारी बीवी को अगवा कर लूंगा, या जो है मैं तुम्हें जो है ना तुम्हें मार डालूंगा, या तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा, या तुम्हारी बीवी को मार डालूंगा, या फिर जो है ना इस तरह का उसने कोई भी थ्रेट दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो कोर्जन हो जाएगा। जैसे ऊपर जो है ना, वो ऊपर क्या किया गया, ऊपर ये कहा गया कि भाई बॉडी नहीं मिलेगी, जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें बॉडी नहीं मिलेगी। अब वो क्या, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। अब वो यही कह रहे हैं, कोर्जन इज द कमिटिंग, या तो जैसे अब भाई फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने भी एग्जांपल दे रहा था मैं वो बिल्डर वाली, अब वो अगवा कर लेता है बीवी को या उसके बेटे को,
कि भाई मैंने अगवा कर लिया, अगर तुम इन एग्रीमेंट्स पे साइन करोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे कि भाई ये बिल्डिंग हम बनाएंगे, तो हम उसको जिंदा सलामत और बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में छोड़ देंगे, नहीं तो हम मार देंगे। सही है। पहले क्या था, पहले वो थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहा था जो मैंने पहले बात कही, और इस जो अभी मैंने बात की उसमें उसने कमिट कर लिया था। सही है। अब लाजिम बात है ये सब क्या है, ये फॉरबिडन है। अच्छा, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। अच्छा, ये जो आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि भाई मैं आपको जो है ना क्या कर लूंगा, या मैं आपको पकड़ लूंगा, भाई अब बंदे को कह रहे हैं कि ऐसा करूंगा, मैं जो है ना तुम्हें पकड़ के जो है ना कहीं पे बंद कर दूंगा। सही है। और मैं इतने साल तक तुम्हें बाहर ही नहीं आने दूंगा, इस तरह का कोई सीन है। तो भाई यहाँ डिटेनिंग जैसे फॉर एग्जांपल भाई वो कहता है कि अगर तुमने किसी और को दिया तो मैं इस जगह पे कब्जा कर लूंगा। सही है। मैं इस तुम्हारी प्लाजे वाली जो जगह है, तुम जहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, मैं क्या करूंगा, मैं उस जगह पे ही कब्जा कर लूंगा। सही है। यहाँ वो डायरेक्ट कब्जा करके बैठ जाता है, वो कहता है कि भाई मैंने जो है ना, मैंने इस जगह पे कब्जा कर लिया है, अब जो है ना, अब तुम इस एग्रीमेंट पे साइन करोगे तो मैं बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा और कब्जा भी खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग तुम्हारी रहेगी। लेकिन लेकिन अगर तुम जो है ना इसके ऊपर राजी नहीं होते, तुम मुझे जो है ना ये एग्रीमेंट नहीं साइन करते, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते ये बिल्डिंग के बनाने का मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे कब्जा भी करूंगा, मैं बिल्डिंग भी खड़ी करूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अभी उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं। सही है। अब जो हमारी लैंड वाली एग्जांपल थी वो हमारी सेकंड कैटेगरी में आएगी, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन वाली में। और कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, ये वहां पे चली जाएगी, वो उस वाली में, वो जो कह रहा था मैं जो है ना अगवा कर लूंगा। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पे क्या दी हुई है, आजम बीट्स बाबर एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक for rupees 20,000. Here, Babar's consent has been obtained by coercion because beating someone is an offence under the Pakistan Penal Code. अब भाई किसी की अच्छी खासी कुट लगा के कह रहे हैं कि भाई तुम जो है ना बाइक दे दो हमें और बाइक बेचो इतने में, तो वो तो फ्री में भी कह सकते हैं कि भाई ये फ्री में हम बाइक लेके जा रहे हैं और साथ कुट भी लगा रहे हैं, भाई ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा, ये सब आ जाएगा कोर्शन में। एक और एग्जांपल दिए, द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर द सन ऑफ आजम। आजम पेड द फाइन, हेल्ड दैट फाइन वाज रिकवर्ड बाय कोर्शन। अब क्या किया गया भाई, आजम को क्या कहा गया, हुकूमत ने कहा कि आजम को कि भाई हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है ना सीज कर लेंगे, हम उसको ले लेंगे। किसके अगेंस्ट, उसके बेटे, बेटे ने जो फाइन जो है ना उसे पे करना है उसके अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब फाइन देना किसका बनता है, उसके बेटे का देना बनता है ना, उसका देना तो नहीं बनता। तो अब यहाँ पे क्या कर रही है हुकूमत, रिकवरी के लिए क्या कर रही है, उसको कोर्जन यूज कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जो है ना उसे क्या कहते हैं, ये फाइन रिकवरी जो है ना वो भी अनलॉफुल मेथड के थ्रू हुई है। ठीक है जी। It is immaterial that Pakistan Penal Code is or not enforced in place where coercion is employed. If the suit is filed in Pakistan, the provisions of Pakistan Penal Code shall apply. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सही है, पाकिस्तान के बाहर ये काम हुआ है, सही है, अब मतलब वो जो है ना ये अनडू इन्फ्लुएंस फॉरेन में यूज किया गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि अनडू सॉरी कॉर्जन कहीं पे भी यूज किया गया है, वो पाकिस्तान के बाहर यूज किया गया है, लेकिन अगर उसका जो है उसका केस कहाँ पे आके फाइल होता है, उसका केस आके पाकिस्तान में फाइल होता है, तो पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान में वो पाकिस्तान पिनल कोड का क्या होगा, वो जो भी उसके प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अगर फॉरेन में जो है ना ये कोर्जन यूज किया गया और फिर पाकिस्तान में आके केस किया जा रहा है तो मतलब वो पाकिस्तान पिनल कोड के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो जरूर अप्लाई होंगे। अगर क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे सूट कहाँ पे फाइल हो रहा है, पाकिस्तान में सूट फाइल हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है, अमीर ऑन बोर्ड an English ship causes Fakir to enter into agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code. Amir afterwards sues Fakir for breach of contract act Karachi. Amir has employed coercion, although his act is not offence by the law of England and PPC was not enforced at a time, man or place
where the act was done. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, अमीर ने क्या किया, अमीर ने अमीर ने अमीर ने क्या किया, अमीर ने फकीर को जबरदस्ती क्या किया, एक जो है ना एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब है कि भाई वो जबरदस्ती करना, कि भाई थ्रेटन करना कि भाई मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा। अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई अमीर ने वो उसे क्या कहते हैं, उसको डराया धमकाया, किसको, फकीर को, एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में साइन करने के लिए। सही है। अब वो जो एक्ट है वो एज पर पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है। मतलब क्या है कि वो उसके अंडर सजा हो सकती है। अब अमीर ने क्या किया, अमीर ने बाद में फकीर को क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कर दिया, कराची में आके उसको सू कर दिया कि भाई ये जो बंदा है ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा। कौन, फकीर। सही है, फकीर कंप्लीट नहीं कर रहा। ये जो अमीर है उसने आके कराची में ये केस कर दिया। अमीर ने किया क्या था, अमीर ने तो कोर्जन यूज किया था ना। सही है। तो अब क्या हो गया, वो एग्रीमेंट वैलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, एज पर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो क्या हो गया, क्योंकि हमने क्या बात कही थी कि जब पाकिस्तान में सूट फाइल होगा तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान पिनल कोड के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, और यहाँ पे पाकिस्तान पिनल कोड के प्रोविजंस अप्लाई हो गए, और जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ही नहीं रहा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो अमीर है वो उसे क्या कहते हैं, फकीर को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। ठीक है जी। कोर्जन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर। अब वो कह रहे हैं कि भाई कोर्जन जो है ना, कोर्जन कोर्जन एक ऐसी चीज है, सही है, वो किसी भी बंदे की तरफ से अप्लाई हो सकती है। सही है। और वो किसी भी बंदे के ऊपर हो सकती है। सही है। अब भाई फॉर एग्जांपल आप वो जैसे बिल्डिंग वाली हम बात कर रहे थे, अब भाई आप उस बिल्डर को जानते तक नहीं हो, हैं, आप मतलब स्ट्रेंजर हो, एक बिल्कुल स्ट्रेंजर हो आप एक दूसरे के लिए, और वो आके आपको सीधे दादागिरी कर रहा है, तो भाई वो कोर्जन ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि भाई वो कोई भी बंदा कोर्जन जो है ना वो कर सकता है। सही है। कोई भी बंदा इस कोर्जन को एक्सरसाइज कर सकता है, और वो किसी भी बंदे के अगेंस्ट हो सकती है, एक स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी हो सकती है। ठीक है जी। अब इन्होंने और एग्जांपल्स दी हैं। अमीर थ्रेटन्स टू किल सलमा, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। Amir threatens to kill Salma, Basit's daughter, if Basit refuses to sell his house to him. अब ये वही वैसी एग्जांपल आ गई जैसे मैं वो बिल्डिंग वाली बता रहा था। Basit agrees to sell his house. Here Basit's consent has been obtained by coercion, though Salma is not a party to the contract. अब भाई सलमा ने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था, करना किसने था, उसके अब्बा जी ने करना था, और जो है ना वो किसने करना था, उसे क्या कहते हैं, अमीर ने करना था। सही है। लेकिन अमीर ने क्या किया, अमीर ने यूज किया किसको, सलमा को, कि भाई मैं जो है ना मैं इसे मार डालूंगा अगर जो है तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका कंसेंट कैसे लिया गया, कोर्जन से लिया गया। आसिफ threatens to kill Babar if Babar refuses to sell his house to Salman. सही है। Babar agrees to sell his house here if Babar's consent has been obtained by coercion, though Asif is not a party to the contract. अब आसिफ ने क्या कहा, अब वो गुंडे होते हैं ना, जैसे गुंडे होते हैं, गुंडे हायरिंग के लिए होते हैं कि भाई तुमने मेरा ये काम करवाना है, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इसमें। भाई कल को अगर कोई केस होता है तो जो है यहाँ पे मैं कहूंगा भाई मैं तो आया नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं बंदे कौन है कौन नहीं है, मुझे क्या पता, कोई मेरे नाम पे आके इनको कह गया और ये काम कर गया। सही है। अब जैसे वो बिल्डिंग वाली एग्जांपल थी, अब वहां पे, अब फॉर एग्जांपल वो बिल्डर जो है ना अपने नाम से नहीं आता, मतलब अब वो गुंडे भेजता है कोई, और वो जो है ना गुंडे आके कहता है बस ये साइन करो। कल को जब वो कोई केस होता है कि भाई ये मुझसे जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो उन बंदों को जानता ही नहीं हूँ, मुझे क्या पता कौन है, मुझे क्या पता कौन है। भाई अगर उन्होंने मेरे नाम पे कह दिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इसे दें तो मैं तो नहीं जानता, अब क्या पता मेरी किसी के साथ दुश्मनी हो,
और वो चारों के इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कोई दिलाए मुझे और बाद में जो है ना वो फिर केस करवा दे, तो मुझे क्या पता, तो भाई मेरा तो कोई डायरेक्टली लिंक है ही नहीं, यहाँ तो आप लिंक दिखाए हमें। तो वही बात आ गई यहाँ पे। अब आसिफ ने क्या किया, आसिफ आसिफ डरा रहा है किसको, बाबर को, कि तुमने अगर ये घर नहीं बेचा किसको, सलमान को, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब भाई घर तो वो खरीद नहीं रहा, सही है, घर तो आसिफ नहीं खरीद रहा, घर खरीद कौन रहा है, सलमान खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सलमान के ब्याह पे ना दादागिरी कर रहा है कि भाई जो है तुमने अगर नहीं बेचा, बाबर को कह रहा है तुमने नहीं बेचा सलमान को, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बाबर भेज देता है किसको, सलमान को। लेकिन यहाँ पे जो कंसेंट लिया गया है वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो कोर्जन के थ्रू हो गया। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको आपको जो है ना नटशेल में बताना चाह रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या था, ये इन एग्जांपल्स का। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर्जन सिर्फ तब अप्लाई होगा जब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ उनमें से कोई एक बंदा वो कोर्जन अप्लाई कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो भी अगर होगा, अगर वो कोर्जन अप्लाई कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह वो कोर्जन का रोल आ रहा है उसकी वजह से, तो क्या होगा, कोर्जन अप्लाई होगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन। The contract becomes voidable at the option of the party whose consent was so caused. The burden of proof lies on the party who rescinds the contract. The party rescinding a voidable contract shall, if he has received any benefit from another party, restore such benefit, that is, restitution. A person to whom money has been paid or anything delivered by coercion must repay or return it. अच्छा, अगर हम इसको समझना चाहें तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं, अब वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताई है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल किसके कहने पे होता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, कि भाई जिसके ऊपर दादागिरी यूज की गई है जी, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है, वो वॉइड करना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं करना चाहता। ठीक है जी। अब दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु रिसेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट। सही है, एक तो पहली बात उन्होंने ये कह दी, पहली बात उन्होंने क्या कही कि जो उसे क्या कहते हैं, जिसका जो कंसेंट है वो कोर्जन के थ्रू लिया गया है, सही है, अगर वो चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइडेबल है। ठीक है जी। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है कि अगर इन केस कोई कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को उसको खत्म करना चाहता है जो किसकी वजह से वजूद में आया, जो कोर्जन की वजह से वजूद में आया, जो फॉर्म हुआ है कोर्जन की वजह से फॉर्म हुआ है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने पार्टी यूज किया। पार्टी का मतलब क्या है कि जिसने कोर्जन मतलब यूज किया था या जिसके ऊपर कोर्जन हुआ था, सही है। तो अब दोनों आ गए यहाँ पे कि भाई अगर इन केस कोई एक बंदा क्या करना चाह रहा है, इस एग्रीमेंट को खत्म करना चाह रहा है, रिवोक करना चाह रहा है, तो क्या होगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे हुआ है, वो हुआ है उसके साथ, कोर्जन के साथ। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ना कोर्जन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेता है सामने वाले को ना, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यार अगर ये एग्रीमेंट चलता रहा, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा, तो क्या होगा, ये मेरा ही नुकसान हो रहा है उल्टा, तो मैं जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूँ। अब वो खत्म करने के लिए अब उसके पास और कोई रीजन नहीं है, तो वो कहता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं ये कह दूंगा कि मैं ये एग्रीमेंट इस वजह से इनवैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से इनवैलिड है, क्या है कि इसमें जो है ना मैंने जो कंसेंट लिया है वो कैसे लिया, कोर्जन से लिया है। तो अब उसे प्रूव करना पड़ेगा उसने कैसे कंसेंट लिया है, कि उसने कोर्जन से लिया है। और अगर कोई बंदा कह रहा है कि मुझे जो है ना कोर्जन के साथ जो है ना इस एग्रीमेंट में एंटर करवाया गया है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि क्या करवाया गया है, कोर्जन के साथ कैसे एंटर करवाया गया है। अच्छा, नीचे उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं। द पार्टी रिसेंडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, सही है, जो उसको रिवोक करना चाह रही है वो क्या करेगी, इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अदर पार्टी रिस्टोर सच बेनिफिट, दैट इज रिस्टिट्यूशन, के भाई अगर कोई भी फायदा पहुंचा है आपको
या फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी की सेल की जो है ना, आपने जबरदस्ती सेल करवाई है। अब आपने जबरदस्ती सेल करवा ली, अब जिसने सेल किया वो बाद में कह रहा है कि भाई नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो अब यहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसने जो गाड़ी दी है उसके अगेंस्ट पैसे लिए होंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, सही है। द पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय कोर्जन मस्ट रिपे और रिटर्न इट। अब जैसे मैंने कहा, अब जैसे उस इस केस में क्या होगा, उसको गाड़ी देनी पड़ेगी, सही है। अगर जो है ना फर्स्ट केस की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि भाई वो जो गाड़ी थी उसने सेल की थी अपनी विल के अगेंस्ट, उसको मिले थे पैसे। अब जो सामने वाला, उसने जब गाड़ी ले ली, उसने कहा मैंने महंगी ले ली, मुझे जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, मैं इसको गाड़ी वापस दूंगा और पैसे लूंगा। अब उसे क्या करना पड़ेगा? उससे जो बेनिफिट मिला था, उसे बेनिफिट में क्या मिला था? उसको गाड़ी मिली थी, तो वो अब गाड़ी वापस देगा और जो सामने वाला बंदा है वो क्या देगा? वो पैसे वापस देगा। ठीक है जी। वो इसके साथ कोर्जन कोर्जन के थ्रू जो है ना ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, नीचे क्या एग्जाम्पल दिया? आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर if he does not sell his BMW for 1 million to Azam. Babar contracted to sell his BMW to Azam and receives the payments. Here, Babar's consent has been obtained by coercion. Hence, this contract is voidable at the option of Babar, but Azam has no right to insist that contract shall be performed. अब वो क्या कह रहे हैं कि सीन कुछ ऐसे है कि भाई आजम ने क्या किया है? आजम ने किसको डराया? बाबर को डराया है कि तुमने क्या करना है, मुझे ये गाड़ी बेचनी है, किसमें? 10 लाख रुपए में। कौन सी गाड़ी है? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू 10 लाख में ले रहा है। तो बाबर ने कहा ठीक है, मैं जो है ना तुम्हें दे दूंगा, सही है, और पैसे ले लिए उसने। अब क्या है कि बाबर का जो कंसेंट है वो कैसे लिया गया? कोर्जन से लिया गया है। लेकिन अब वो जो उसे क्या कहते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है, वो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है? अगर जो है ना आजम बाबर चाहे, क्योंकि उसका कंसेंट कैसे लिया गया? उसका कोर्जन से कंसेंट लिया गया है, सही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आजम को कोई राइट नहीं है, सही है। आजम ये तो कह सकता है कि ये जो है ना खत्म किया जाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कोर्जन यूज किया गया। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया अनडू इन्फ्लुएंस। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर मतलब इसको आप जनरल सेंस में बात करें, अनडू इन्फ्लुएंस में बेसिकली वो लोग आएंगे जो आपके करीबी होते हैं, क्योंकि वही जो है ना अनडू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, या आपके बहुत क्लोज होते हैं, या जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गई, तो उस तरह के कोई भी बंदे होते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain unfair advantage over the other. अब वही बात आ गई कि वो बंदा आपके इतने क्लोज हो, सही है, इतना क्लोज हो कि भाई वो जो है ना आपके ऊपर हुक्म चला सकता हो। इन अदर वर्ड्स क्या चला सकता हो? आपके ऊपर हुक्म चला सकता हो कि भाई तुमने ये काम करना है क्योंकि मैंने तुम्हें कह दिया है। अब बेशक आप चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो जो है वो आप मतलब उसका आपके साथ रिलेशन ऐसा है कि वो आपके ऊपर मतलब डोमिनेट आपको कर सकता है, आपके ऊपर अपना हुक्म चला सकता है और अपनी मर्जी का काम करवा सकता है आपसे, बेशक वो आपके एडवांटेज में हो या ना हो। ठीक है जी। अब नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पोजीशन टू डोमिनेट इन अ रिलेशनशिप का क्या मतलब है। A person is in a position to dominate the will of another, where he holds the real or apparent authority over the other. For example, tax officer and taxpayer, police officer and accused being investigated. सही है। दूसरा क्या है? Stands in a fiduciary relation to the other. For example, parent and child, guardian and minor, advocate and client. Makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. That is medical attendant and patient. अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्होंने 3 डिफरेंट केसेस और 3 डिफरेंट एग्जाम्पल साथ साथ दिए हैं। अच्छा जी, अब हम बारी बारी समझते हैं। अब भाई कह रहे हैं कि भाई क्या सीन है। पहला केस तो ये कि भाई वो एक्चुअल अथॉरिटी आपके ऊपर होल्ड करता हो बंदा, सही है, या जो है ना पेरेंट अथॉरिटी होल्ड करता हो, जैसे टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर। अब भाई फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स ऑफिसर है,
अब वो आपको कहता है अगर तुमने ये काम नहीं किया, सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन खोल दूंगा, मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारी मार्केट में तुम्हारी जो है बदनामी होगी, जैसे आजकल एफबीआर कर रही है। मतलब जो है ना एफबीआर कर सकती है, क्या कर सकती है, कहीं पे भी जाके जो है ना वो कह सकती है कि भाई चलो तुम्हारा जो है ना पूरा अब जो है ना हम जो है ना कट्टा चिट्ठा खोलेंगे और जो है ना अब तुम देखो क्या होता है, बेशक कुछ बाद में निकले ना निकले, लेकिन बदनामी हो जाती है। तो भैया वो कह रहा है हम ऐसा करेंगे, नहीं तो जो है ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा हमारा। अब वो कह रहे हैं दूसरा चीज क्या आ गया, पुलिस ऑफिसर एंड अक्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब भाई फॉर एग्जांपल अब एक बंदे ऊपर इल्जाम लगा है, सही है, अब पुलिस ऑफिसर को पता है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो है ना अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसको अंदाजा हो गया कि भाई ये जो बंदा जो है ना ये मासूम है। अब वो कहता है कि भाई अगर तुम, पुलिस ऑफिसर कहता है अगर तुम मेरा ये काम करोगे, सही है, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें जो है ना क्लियर कर दूंगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं जो है ना कोई कहानी करके तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन में फंसा दूंगा। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे रेल और अपेरेंट अथॉरिटी क्या आ गई, सही है, एक दूसरे के ऊपर रेल या अपेरेंट अथॉरिटी की उन्होंने एग्जांपल्स बता दी, सही है। दूसरा आ गया स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। अब ये वही बात आ गई, सही है, उसे क्या कहते हैं, इसमें जैसे क्लोज रिलेशनशिप्स आ गए, पेरेंट एंड चाइल्ड वाली एग्जांपल उन्होंने दे दी। दूसरा क्या, गार्जियन एंड माइनर। अब भाई जब पेरेंट्स नहीं होते तो उनके अगेंस्ट कौन होते हैं, उनके अगेंस्ट गार्जियन होता है। तो गार्जियन और जो है माइनर आ गया। अब भाई गार्जियन जो है वो किसके ऊपर उसका होल्ड होता है, माइनर के ऊपर होता है। अब भाई एडवोकेट एंड क्लाइंट, सही है। अब एडवोकेट क्या है, अब एडवोकेट क्या है, वो होल्ड करता है ना, मतलब उसके पास क्या होता है, उसके पास जो होता है ना आपका अच्छा खासा कट्टा चिट्ठा होता है, उसके बाद जो है ना आपके सब राज होते हैं, जैसे होता है ना वकील होते हैं, भाई कुछ ऐसे फैमिली लॉयर्स होते हैं जिनको सब हिस्ट्री पता होती है आपकी, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन मतलब वो आपको डिफेंड करते हैं हर जगह। तो मतलब फॉर एग्जांपल वो हिस्ट्री को मिसयूज कर रहे हैं आपकी, हैं जी। वो कह रहे हैं कि मैं वो वाली कहानी खोल दूंगा, मैंने तुम्हें बचाया था लेकिन मैं तुम्हें फंसा भी सकता हूँ, हैं जी, ऐसी कोई कहानी हो रही है। यहाँ जो है, अब वो कह रहे हैं कि मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। अब भाई कोई भी रीजन है जिसकी वजह से क्या हो गया है कि उसका दिमागी तवाजुन थोड़े टाइम के लिए पूरी पूरी तरह क्या हो गया है, बिगड़ गया है। अब आपने उससे क्या कर लिया, उससे आपने जबरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अंडू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। पोजीशन टू डोमिनेट की, आजम हैविंग एडवांस्ड मनी टू ए सन बाबर ड्यूरिंग हिज minority. Azam having advanced money to his son Babur during his minority, upon Babur's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from Babur for a greater amount than the sum due in respect of the advances Azam employs and influence। अब फॉर एग्जाम्पल बेटे ने क्या कर लिया, बेटे ने अपने फादर से क्या किया कि भाई मुझे जो है ना इतने पैसे चाहिए। अब उसके फादर ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस करने पड़ेंगे मुझे। तो कहता है ठीक है। अब उस टाइम उसकी एज क्या थी, माइनॉरिटी की थी, लेकिन वो जैसे ही मेजोरिटी की एज में आया उसने क्या किया, उसने जो है ना उससे एक बॉन्ड साइन करवा लिया। किस चीज का, कि भाई मतलब बेटे ने फादर को इतने पैसे देने हैं। तो अब वहां पे उसने जो अमाउंट लिखवाई वो ज्यादा लिखवाई। अब यहाँ पे उसके फादर ने क्या कर लिया, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लिया किसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। तो वो काम पे आ जाएगा, वो अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अमीर अ मैन enfeebled by disease or age is induced by Asif's influence over him as his medical attendant to agree to pay Asif an unreasonable sum for his professional services. Asif employs undue influence। अब ये एक मेडिकल अटेंडेंट है एक बंदे का, वो कह रहा है कि भाई क्या है कि तुम्हें जो है ना ये एग्री करना पड़ेगा कि भाई ये जो बंदा तुम्हें जो है ना मतलब सर्विसेज दे रहा है, फॉर एग्जांपल तुम्हें देखने आ रहा है कुछ भी है, तो तुमने क्या करना है, उसको इतने पैसे पे करने हैं। और जो है ना वो मतलब उससे जबरदस्ती जो है ना उसको राजी करवाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन इन्फ्लुएंस आ जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। अब वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो है ना पहले से अज्यूम्ड है, लॉ की तरफ से ना अज्यूम्ड है कि ये बंदा इसको मतलब जो है ना ये फर्द इस फर्द को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, वो इस पोजीशन में होता है। जैसे मैं अभी कुछ वो फैमिली की एग्जांपल दी थी मैंने, वो भी यहाँ पे आएंगी। इन द रिलेशनशिप्स ऑफ फादर एंड सन, वही
जो फादर है वो जो है सन को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, वो इस पोजीशन में होता है। गार्जियन एंड माइनर, जो गार्जियन है वो इस पोजीशन में होता है कि वो माइनर को डोमिनेट कर सके। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो होता है आपका वो इस पोजीशन में होता है कि वो डोमिनेट कर सके किसको, अपने एम्प्लॉय को। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, फॉर एग्जांपल जो है ना उसे क्या कहते हैं, कोई एक ट्रस्टी है और जो है उसे क्या कहते हैं, एक जो है बेनिफिशियरी है। अब ट्रस्टी जो है वो बेसिकली क्योंकि वो पेमेंट दे रहा होता है, सही है, वो पैसे दे रहा होता है, तो क्या कर सकता है, वो इस पोजीशन में होता है कि वो डोमिनेट कर सके किसको, बेनिफिशियरी को। आगे टीचर एंड स्टूडेंट, लाजमी बात है टीचर कौन है, डोमिनेटिंग साइड पे होता है, स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट बेचारा जो है वो उसके डोमिनेशन में आ सकता है किसके, टीचर के। डॉक्टर एंड पेशेंट, अब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर के हाथ में जो है ना जिंदगी मौत का मामला होता है, वो कहे कि बेड पे पड़े हो, पैसे लगने हो, 2 लाख हो गए, 4 लाख दोगे तो मैं अंदर लेके जाऊंगा, और इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना हो तो आपको जो है ना मजबूरन 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। अच्छा जी, अब इसमें जो है सॉलिसिटर एंड क्लाइंट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपका लॉयर आ जाता है जो आपके हैंडल कर रहा होता है, लीगल मैटर्स हैंडल कर रहा होता है, तो वहाँ पे जो होता है ना आपका क्लाइंट उसके रेमो करम पर होता है। फियांसे एंड फियांसी, अब यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना मंगेतर जो है वो इस पोजीशन में होता है, तो वो जो मेल साइड जो होता है वो डोमिनेट कर सकता है किसको, फीमेल को। एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद पर्दानशीलिटी कंप्लीटली सेक्लूडेड। अब वो ये बात ये कर रहे हैं कि अब एक जो औरत है किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पर्दानशी खुद कर रही है या उसके साथ कोई कर रहा है, अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके ऊपर जो है ना अनडू इन्फ्लुएंस यूज़ किया जाए, क्योंकि वो तो पर्दानशी और जो है ना मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जैसे बहुत इस्लामिक साइड है, तो वो क्या होगी, वो इतना ज़्यादा मैटर्स को नहीं जानती होगी, तो उसके ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ प्रिज्यूम दैट अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। अब इन सब केसेस के ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई हम एज्यूम करता है, लॉ एज्यूम करता है कि भाई वो जो है दूसरे बंदे की विल को डोमिनेट कर सकता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट। अब वो कह रहे हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, सही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि भाई जो है ना अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया, सही है, अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया, ये प्रूफ किसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा जो पोजीशन टू डोमिनेट है, जैसे फादर और सन में फादर है। Presumption of undue influence. Amir, a man enfeebled by disease or age, agrees with Asif, his medical attendant, to pay Asif a large sum for his professional services. The burden of proof that undue influence was not exercised lies on Asif, as he is presumed to be in position to dominate. अब वो कह रहे हैं अमीर जो है एक बंदा, वो बीमार बंदा था बिल्कुल, अब वो क्या करता है, वो एग्री करता है किसके साथ, आसिफ के साथ। आसिफ कौन है, उसका मेडिकल अटेंडेंट है, सही है। आसिफ आसिफ क्या करेगा, अब वो आसिफ को क्या करेगा, पैसा देगा बहुत ज्यादा, किसके लिए, उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे प्रूफ किसे करना पड़ेगा, आसिफ को ही करना पड़ेगा कि भाई ये जो है मैंने इसको डोमिनेट नहीं किया, मैंने कोई अंडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, ये जो है इसने खुद अपनी मर्जी से ये जो है ये सब किया, ये अपनी खुद अपनी मर्जी से ये सब पैसे मुझे दे रहा है, ठीक है जी। आगे है हमारे पास rebutting presumption. The presumption of undue influence can be rebutted by showing that। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो presumption है वो कैसे कैंसिल की जा सकती है, सही है। अब वो कह रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। द डोमिनेंट पार्टी हैज मेड अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट्स टू द वीकर पार्टी बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई जैसे फादर और सन का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फादर ने क्या किया, सब चीजें बता दी हैं अपने बेटे को कि भाई ये जो है ये चीजें आएंगी, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें होंगी, पूरा अच्छे से डिस्क्लोज कर दी है डिटेल में। द प्राइस वॉज एडिकेट, मतलब कि जिस चीज के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सही है, जिस चीज के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो उसके अंदर जो प्राइस यूज की गई है, सही है, वो बिल्कुल ठीक यूज की गई है, जो मार्केट के हिसाब से प्राइस होनी चाहिए उस चीज के लिए वही यूज की गई है। द वीकर पार्टी वॉज इन रिसीट ऑफ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंस एडवाइस बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई जो वीकर पार्टी जैसे सन है, उसने क्या किया, उसने फादर के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए उससे पहले उसने क्या किया, उसने पहली दो चीजें तो थी,
उसने और क्या किया है, उसने अच्छी तरीके से क्या किया है, आगे पीछे पूछा है, जैसे अपनी मदर के साथ जो है ना उसने बातचीत की है, या जो है उसने अपने किसी और अंकल्स वगैरह के साथ बातचीत की है, या किसी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात की है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो उसने जो है ना प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट एडवाइस ली है। इस यहाँ पे इंडिपेंडेंट एडवाइस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ना लीगल एडवाइजर की जब हम बात कर रहे हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि जैसे मदर है वो इंडिपेंडेंट एडवाइस में नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो एक फैमिली आ जाएगा, और वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट एडवाइस में नहीं आ सकता। अच्छा जी, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, कैसर अ टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू स्टूडेंट। जैसे हमने पढ़ा कि टीचर जो है ना, हमारी ये प्रिजम्पशन है, वो डोमिनेट कर सकता है किसको, स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट कौन है, मकबूल है, सही। कैसर कौन है, टीचर है। लेटर मकबूल फाइल्ड अ सूट टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन। अब सन क्या ना, स्टूडेंट ने क्या किया, बाद में सूट फाइल कर दिया कि भाई मैं ये ट्रांजैक्शन क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ। अब कैसर showed that he had provided complete facts relating to the property to Maqbool. The price was market based. Maqbool had obtained advice from property dealers of his choice before finalizing the contract. Held the contract was valid and consent was not caused by undue influence. अब भाई उस किसने प्रूफ करना था, हमने क्या पढ़ा है, प्रूफ कौन करेगा, प्रूफ वो करेगा जिस जो डोमिनेट करने की पोजीशन में। यहाँ पे कौन है, टीचर है। टीचर कौन है, कैसर है। अब जब मकबूल स्टूडेंट जो है वो गया, भाई ये जो है ना, मैं ये प्रॉपर्टी जो सेल हुई है मैं इसे कैंसिल करना चाह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। अब किसे प्रूव करना था कि भाई मैंने डोमिनेट नहीं किया, इसने अपनी मर्जी से सब किया, कैसर ने करना था। तो कैसर ने क्या किया, कैसर सबसे पहले उसने बताया कि भाई मैंने जो भी फैक्ट्स थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी फैक्ट्स आने थे वो सब जो है ना मैंने इसको बताए थे। दूसरा क्या हुआ है, दूसरी जो प्राइस थी वो आप चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल मार्केट रेट के हिसाब से थी, जो उस टाइम पे मार्केट रेट चल रहा था। और तीसरी चीज क्या है, मकबूल कह रहा है कि भाई इसने जो है, मकबूल ने क्या किया था, इसने प्रॉपर एडवाइस ली थी। मतलब इसने क्या किया था, इसने मल्टीपल जो है ना, यहाँ पे जो स्टेट एजेंट्स थे उनसे पता किया था कि भाई इसकी जो है ना रेंज क्या है, इसकी प्राइस क्या है। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर इतने में ये बिक रही है तो तुम बेच दो। मतलब इसने एडवाइस भी ली थी। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल वैलिड है या इनवैलिड नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं हुआ। अच्छा जी, जैसे प्रिजम्पशन टू डोमिनेट है ना, कि भाई लॉ कुछ रिलेशनशिप्स में ये जो है अज्यूम करता है कि जो है सामने वाला बंदा आपको डोमिनेट कर सकता है। अब ऐसे ही कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे जो है ना वो ये प्रिज्यूम करता है कि भाई जो सामने वाला बंदा है वो जो है उसे क्या कहते हैं, आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इस वजह से हमें लिखा हुआ है नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट इन द रिलेशनशिप्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो ये क्रेडिटर एंड डेटर, husband and wife, principal and agent. There is no presumption that a person is in a position to dominate the will of another person. The burden of proof lies on the person who wants to set aside the contract on the basis of undue influence. अब पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में जब हमने ये पढ़ा था कि प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि जो डोमिनेटिंग जो है ना पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अनडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट है ना, सही है। अब यहाँ पे कोई भी पार्टी हो, सही है, यहाँ पे कोई भी दो पार्टीज हो सकती हैं, सही है। इन्होंने कुछ ये स्पेसिफाई की नहीं है ना, ये तो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ये तो बिल्कुल स्पेसिफाइड है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि अगर इन पार्टीज में से कोई भी आता है तो यहाँ पे क्या एज्यूम किया जाएगा कि कोई भी पोजीशन ऑफ डोमिनेशन में नहीं था। लेकिन अगर कोई इनमें से एक कहता है कि भाई मुझे जो है ना डोमिनेट किया गया है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे खुद ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया गया। ठीक है जी, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में जो पोजीशन टू डोमिनेट था वो क्या कर रहा था, वो प्रूफ कर रहा था कि उसने अंडू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है। और यहाँ पे जिसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स क्या लिखी हुई है उन्होंने। आसिफ एन एजेंट agreed to sell stock of Sajid, the principal, at 2% commission. Later, Asif demanded 5% commission, being the market rate and on account that his consent was obtained by undue influence. There is no presumption of position to dominate and the burden of proof lies on Asif. अब क्या हो गया, अब जैसे वो माल बिकवाते हैं ना, दरम्यान में एजेंट होते हैं काफी। अब क्या था,
अब यहाँ पे जो है ना आसिफ जो है वो एजेंट है, सही है, और वो माल किसका बेच रहा है, वो साजिद का बेच रहा है, सही है। कितने कमीशन पे, 2% कमीशन पे, सही है। अब बाद में आसिफ क्या कहता है, भाई मुझे जो है ना 5% कमीशन चाहिए। क्या चाहिए, मुझे तो 5% कमीशन चाहिए, क्योंकि मार्केट रेट क्या चल रहा है, 5% चल रहा है, सही है। और पहले जो है ना, पहले जो 2% का जो कमीशन जिसके ऊपर मैं एग्री हुआ था ना, वो सिर्फ इस वजह से हुआ, एग्री हुआ था कि साजिद ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया था। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, जिस जो 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 रिलेशनशिप हमने पढ़ी हैं कि भाई इनके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस की कोई प्रिजम्पशन नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो ये कह रहा है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आसिफ है जो कह रहा है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है, तो अब उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया था। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, अदील अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन। Adil applies to a banker for a loan at a time and there is stringency in the money market. The banker declines to make the loan accept an unusually high rate of interest. Adil accepts the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. अब भाई क्या है, अब भाई कह रहा है, अब मार्केट में जो है ना बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, सही है, बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, पैसा नहीं है। अब बैंक्स लोन नहीं दे रही हैं। अब एक बैंक राजी होती है, लेकिन वो कहती है भाई अगर लेना है लो, सही है, क्योंकि अब वो आपको जबरदस्ती तो नहीं दे रही होती ना, बैंक आपको लोन जबरदस्ती तो नहीं देती। वो यहाँ पे कह रही है, सिर्फ बैंक वालों ने ये कहा कि भाई बैंक अगर आपको लोन चाहिए, हम इस रेट पे नहीं देंगे, हम इस रेट पे देंगे। अगर आपको चाहिए, आपको लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। तो अब उसने अपनी मर्जी से लिया है ना, तो यहाँ पे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की कोई कहानी ही नहीं है। अब हमारे पास है effect of undue influence. The contract becomes voidable at the option of the party whose consent was so caused. The contract may be set aside either absolutely or if the party was entitled to avoid it has received any benefit upon such terms and conditions add to the court may seem just. वो कह रहे हैं जब जो है ना उसे क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात आती है, तो यहाँ पे वो बंदा जो है ना उसे क्या कहते हैं, जिसका जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया था, उसके कहने पे जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वॉइडेबल होता है, सही है। उसकी से पे होता है ये कि वॉइडेबल करता है या नहीं करता, ये एक्सरसाइज करता है नहीं करता। और दूसरी ये चीज़ होती है, अगर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो भी जाता है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि भाई वो जो बेनिफिट्स जो है ना किस हद तक जो है ना रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कि कोर्ट कैसे ऑर्डर करता है, जो भी जो है ना वो मतलब ठीक समझता है कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, कवर अ मनी लॉन्ड्रर एडवांस मनी टू साजिद, मनी लैंडर, सॉरी लॉन्ड्रर मैंने कह दिया, कवर अ मनी लैंडर एडवांस मनी टू साजिद, an agriculturalist in emergency situation by undue influence made him to execute a bond of double the amount with high interest rate. The court may just set aside the bond, ordering Sajid to pay original amount with such interest as may seem just. अब भाई फॉर एग्जांपल, अब कवर जो है ना यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कवर जो है वो कर्जे देता है। अब साजिद उसके पास गया इमरजेंसी की सिचुएशन में कि भाई मुझे कर्जा चाहिए, उसने कहा ठीक है मैं कर्जा दूंगा, लेकिन जो है ना तुम मेरे साथ बॉन्ड जो साइन करोगे उसके ऊपर अमाउंट जो होगी डबल होगी और इंटरेस्ट रेट भी जो ज्यादा होगा मार्केट से। अब जो है ना कोर्ट ये कर सकता है कि भाई ठीक है आपको अमाउंट वापस करनी है, और जो है ना जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट है जो चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से करनी है। कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि भाई वही जस्ट एक जो है ना डिसीजन होगा। अगर आप बिल्कुल जो है ना हर चीज खत्म कर देते हैं तो दूसरे के साथ भी ज्यादती है। ठीक है जी। अब इस यहाँ पे जो हमारा लास्ट चीज है, लास्ट टॉपिक जो है ना, हमारी लास्ट चीज जो यहाँ पे रह गई है कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में, वो यहाँ पे सिर्फ जो है ना इनका वो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस आउटलाइन किया हुआ है, बेसिकली जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं ये सब उसको जो है ना इन्होंने समराइज किया हुआ है। सबसे पहली चीज इन्होंने कंसेंट में लिखी हुई है, कोर्जन में जो कंसेंट होता है वो कैसे लिया जाता है, वो हमने देखा कि भाई वो थ्रेट से लिया जाता है, यहाँ वो कमिट करके लिया जाता है, या फिर वो जो है ना थ्रेट ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस से लिया जाता है। दूसरा, अगर अनडू इन्फ्लुएंस पे बात करें तो वहां पे किसी की विल को जो है ना ओवर पावर करके जो है ना डोमिनेट करके जो है ना एक डिसीजन किसी से करवाया जाता है। अच्छा, नेचर ऑफ प्रेशर क्या होती है कोर्जन में, वो ये होती है इट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर,
और जो है अनडू इन्फ्लुएंस में कौन सा होता है, वो मॉरल प्रेशर होता है। रिलेशनशिप क्या होती है, अब हमने जब कोर्जन पढ़ा उसमें हमने ये देखा था कि जो कोर्जन हो रही है वो क्या होती है, उसमें जो है ना पार्टीज लेट कॉन्ट्रैक्ट की जो होती है ना रिलेटेड हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। लेकिन जो है जब आपकी अनडू इन्फ्लुएंस आता है उसमें हमने देखा कि वो कोई ना कोई रिलेशनशिप, हमने जितना भी पढ़ी एग्जांपल जितने भी हमें दिखाया गया कि जिसमें assumption थी जिसमें assumption नहीं थी, उसमें हम सब में जो थे हम जो है किसी ना किसी रिलेशनशिप में थे पार्टीज के साथ। रीजन द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। रीजन क्या होता है कोर्जन में, भाई किसी को जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि भाई आपका जो है ना वो पावर एक्सरसाइज अपना जो है ना, जो भी आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो डोमिनेटिंग पार्टनर है उसका पर्पज ये होता है कि भाई मैं जो है ना अपना पावर यूज करूं, डोमिनेटिंग पावर यूज करूं और उससे जो है ना खुद का एक कोई ना कोई फायदा उठाऊं। ठीक है जी। और आगे क्रिमिनल लायबिलिटी, आपके जो कोर्जन है उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, इस वजह से वो इलीगल है। इसमें जो है आपके अनडू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है जी। और यहाँ पे कोर्जन जो है, कोर्जन किसके ऊपर हो सकती है, भाई स्ट्रेंजर के ऊपर भी हो सकती है, सही है। जैसे हमने पढ़ा है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने बंदा देखा था कि भाई उसका लेना देना नहीं था, वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन जो है ना वो कोर्जन में इन्वॉल्व था। तो कोर्जन में ये सीन हो सकता है, लेकिन जब आप अनडू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही इन्वॉल्व होंगी। तो ये उसी उन्हीं में से एक जो है ना वो ये कर रहा होगा काम। बाय होम इट कैन बी एक्सरसाइज बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, वही बात आ गई। अच्छा, कोर्जन किसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, कोर्जन जो है स्ट्रेंजर के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस किसके साथ होती है, अंडर इन्फ्लुएंस किसके ऊपर अप्लाई होती है, वो होती है कि भाई जिसका जो है ना कंसेंट लेना होता है। और बाय होम जो है ना स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। और जो है यहाँ पे जो कोर्जन में वो जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट से भी बंदा कर सकता है, और जो इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्ट्रेंजर। ये जो बाय होम वाली बात है मैंने पहले बता दी थी, ये बाद में बतानी थी, ये ऑन होम वाली जो बात है मैंने बता दी है, दोबारा से क्लियर कर दी है कि क्या है वहां पे। ठीक है जी। फिर है आपका ऑनर्स ऑफ प्रूफ, द ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्जन। भाई जिसको कोर्जन के कॉन्सिक्वेंसेस से निकलना है वो प्रूफ करेगा कि कोर्जन यूज हुआ था। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कौन करेगा, वो वो प्रूफ करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो प्रूफ करेगा जो पोजीशन में डोमिनेट करने की, कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, द एग्रीव पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड। अब यहाँ पे जो पार्टी है जिसको जो है उसे क्या कहते हैं, जिसके साथ कोर्जन यूज किया गया उसे क्या करना पड़ेगा, उससे जो भी बेनिफिट रिसीव किया है उसे वो वापस करना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट रिस्टोर द बेनिफिट। यहाँ पे जो बंदा अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो बंदा जो है ना अवॉइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वो रिस्टोर करेगा या हो सकता है ना भी करे जो उसको बेनिफिट रिसीव हुआ है उसके थ्रू। ठीक है जी। और जो है यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।